हेलो क्लास। ऑक्सफोर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है मनीष शर्मा और मैं आज आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की क्लास की सीरीज़ को आज फिर कंटिन्यू करने जा रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है गुप्त एम्पायर, गुप्त वंश, जिसे हम लोग कहते हैं द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत का स्वर्णिम काल जिसको कहा जाता है वो आपका गुप्त पीरियड है। ठीक है, इसकी स्थापना आपकी जो थी श्रीगुप्त ने की थी। श्रीगुप्त नाम का राजा था। इनकी राजधानी भी वही थी जो आज की पाटलिपुत्र, आपकी पटना जिसे हम लोग कहते हैं, वही पाटलिपुत्र वहीं से दोबारा फिर निकल के आए थे। यानी कि अब क्या हो रहा है, ध्यान से देखिए। मौर्य वंश आए तो उसके बाद वे कहाँ थे, वे कौन थे, वे भारतीय राजा थे। उसके बाद कौन आया, पुष्यमित्र शुंग, ब्राह्मण वंश आया, वे भी भारत के ही थे। कर्ण वंश आए उसके बाद, वो भी भारत के ही थे। उसके बाद आपके सातवाहन डायनेस्टी आई, यानी कि वे भी भारत के थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, इतने लंबे पीरियड के बाद दोबारा फिर फॉरेन अटैक होने शुरू हो गए। किन्होंने अटैक किया, शकों ने अटैक किया। कुषाण वंश आए, वे सभी भारत में रूल करके गए। उसके बाद फिर से भारत से फिर पावर निकलनी शुरू हुई। इस बार पावर कहाँ से निकलनी शुरू हुई, पाटलिपुत्र से। और कौन थे वे थे आपके गुप्त, जिसमें आपका संस्थापक था श्रीगुप्त। इसके बाद इसने जो है उपाधि, जब ये राजा बना था 240 एडी के आसपास, ये सॉरी एडी है, इसको ईस्वी ईसा पूर्व नहीं, इसको ईस्वी कर लेना, ठीक है ना। ये जो डेट दी हुई है ना मैंने, इसको आप लोग ईसा पूर्व ना करके ये ईस्वी है, इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। श्रीगुप्त नाम का ये राजा था। उसने बाद में उपाधि ले ली थी महाराज के नाम से। उसके बाद उसका राजा सम्राट का पुत्र जो था घटोत्कच, वो राजा बना। ये भी 280 से 320 ईस्वी तक था, ईसा पूर्व नहीं, ये ईस्वी है, ये करेक्ट कर लेना, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है पीडीएफ बनाने में, ठीक है। घटोत्कच राजा बना। इसके बारे में मेन इंपॉर्टेंट कोई मेन बात नहीं है। लेकिन उसके बाद जो आपका राजा बना, चंद्रगुप्त प्रथम बना। चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में सबसे पहला आप लोग पॉइंट देख रहे हो कि मुक्त गुप्त वंश का ये वास्तविक संस्थापक था। अभी मैंने क्या बताया, अभी पिछली स्लाइड में मैंने बताया ना कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त था। और यहाँ इस लाइन में मैंने क्या कह दिया कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम था। ऐसा क्यों, फिर से दिमाग खराब हो गया ना। एक्चुअली अब समझने की कोशिश करना। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है कि जो वंश को स्थापित करता है, यानी कि एस्टैब्लिश करता है। उसके बाद जरूरी नहीं है कि वो जो एस्टैब्लिश करता है वो अपना इतना पावरफुल हो पाए, क्योंकि नया नया वंश है ना, सभी आसपास के लोग उसके भड़का सकते हैं, उसके खिलाफ षड्यंत्र कर सकते हैं। तो फिर जरूरी नहीं है कि वो राजा उतना कामयाब हो पाए। इसलिए उसके लिए ज़रूरी होता है कि अपने वंश के वो पैर जमाए, यानी कि अपने आसपास के जो लोग हैं ना, या तो उनको ख़त्म करे या फिर वे जितने भी मंत्री हैं उनको अपने अंडर में ले, यानी कि सबको अपने अंडर में ले। तो फिर यहाँ पे क्या था, जो आपका श्रीगुप्त था उसने क्या किया, उन सभी मंत्रियों को जितने भी उसके खिलाफ थे, नया नया वंश चलाया था इसने 240 ईस्वी में, तो क्या हुआ, सभी मंत्रियों को इसने अपने अंडर में लेना शुरू किया। वही काम इसके पुत्र घटोत्कच ने किया। उसके बाद जो आपका एक्सपेंशन का काम शुरू था, यानी कि स्थापित अब हो चुका था, अब हमें अपना एरिया बढ़ाना है, तो बढ़ाने का जो काम शुरू किया था वो चंद्रगुप्त प्रथम ने शुरू किया था। इसके जो टाइम पीरियड था वो 320 से 335 एडी तक था। गुप्त वंश का इसको वास्तविक संस्थापक कहते हैं, याद रखना। संस्थापक अगर पूछता है तो वो श्रीगुप्त है, वास्तविक संस्थापक अगर पूछता है तो वो आपका चंद्रगुप्त प्रथम है, ठीक है। इसकी लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी एक कास्ट होती थी इंडिया में उस टाइम पर, तो उसकी राजकुमारी थी कुमार देवी, उसके साथ इसकी शादी हुई थी। उसमें उसके बाद उसने महाराजा धीराज नाम की एक उपाधि ले ली थी। उसके बाद इसने सिंह वाहिनी देवी दुर्गा, यानी कि हमारी जो देवी दुर्गा है ना, उनकी कॉइन चलाए थे इसने, यानी कि उसके एक साइड में माँ दुर्गा के फेस हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद इसने गुप्त वंश चलाया, गुप्त संवत चलाया था। याद रखना, पिछले टाइम मैंने जो पढ़ाया था आपको कनिष्क के टाइम पे, उसने चलाया था शक संवत। वो कब चलाया था, 78 एडी के अंदर चलाया था, ठीक है ना। इस बार क्या चल रहा है, गुप्त संवत चल रहा है। गुप्त संवत कब चल रहा है, 319 से 320 ईस्वी। कब, जब वो राजा बना था। जैसे हर्ष अपना राजा, जब उसने राजा बना था 78 एडी में, तब वो राजा बना था, तो उसने शक संवत चलाया था। वैसे ही चंद्रगुप्त प्रथम जब राजा बना था 320 ईस्वी के आसपास, तो फिर उसने भी गुप्त संवत को चलाया था। और यानी कि जब गुप्त संवत कब चलाया था, जब उसका राज्यारोहण हुआ था, यानी कि जब वो राजा बना था। उसके बाद उसके लड़का जो था समुद्रगुप्त, यह राजा बना था 335 से 380 एडी,
यानी कि 335 से 380 ईस्वी तक ये राजा रहा था। इसके बहुत सारे नाम कहे जाते हैं, जैसे कि एक नाम बहुत फेमस है कविराज। कविराज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने अपने सिक्के जो चलाए थे ना, उनके ऊपर ये वीणा बजाते हुए दिखाई देता था। वीणा पता है आपको क्या होता है? वीणा होती है जैसे कि नारद मुनि के हाथ में आप लोगों ने देखी होगी ना, छोटी सी गिटार टाइप में, उसे हम लोग वीणा बोलते हैं। तो वो उसने फेस उसको बजाते हुए उसके फेस के उसने सिक्के चलवाए थे, इसलिए इसको कविराज भी कहते हैं। इसका एक नाम 100 युद्धों का विजेता भी है। 100 युद्धों का विजेता क्यों है? 100 युद्धों का विजेता इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहते हैं कि समुद्रगुप्त जब से राजा बना और जब तक ये अपना राजा रहा, यानी कि जब तक ये जिंदा रहा, तब तक इसने लड़ाइयाँ ही लड़ी हैं। वो कहते हैं कि इसने लड़ाइयाँ अपने पूरे जीवन में लगभग 100 के करीब लड़ी हैं और इसलिए सारी की सारी लड़ाइयाँ इसने जीती है, इसलिए इसको 100 युद्धों का विजेता कहते हैं। और वैसे ही जैसे कि आपके फ्रांस का एक था ना बंदा, कभी नाम सुना होगा, नेपोलियन बोनापार्ट का। वो क्या था? जैसे वो हाइट में बहुत छोटा है लेकिन पावरफुल रूलर था। क्या था कि जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी कभी नहीं जीता। वैसे ही भारत में कौन था? समुद्रगुप्त था, जितनी भी लड़ाई लड़ी कभी नहीं हारा। ठीक है, तो इसीलिए समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। उसके बाद इसकी शादी हुई थी दत्ता देवी से। 2 पुत्र हुए, रामगुप्त और देवगुप्त। यही देवगुप्त बाद में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य बनेगा। ठीक है ना, रामगुप्त था, फिर देवगुप्त था। इसके बारे में सुपर इंपॉर्टेंट जो लास्ट पॉइंट है, आप लोग इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, जितना बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि इसके जीवन पर्यटन यानी कि पूरे लाइफ पीरियड की और साउथ में जितने भी इसने लड़ाइयाँ लड़ी उसकी सारों की जानकारी एक पिलर है जो आपका इलाहाबाद में है। इलाहाबाद स्तंभ कहते हैं। ये वैसे तो लगवाया था अशोक ने, लेकिन बाद में इसके ऊपर ही हरिसेन नाम का एक इसका दरबारी कवि था, उसी ने इसके ऊपर, इस इलाहाबाद स्तंभ के ऊपर इसने सारी की सारी डिटेल लिखवा दी कि कैसे ये समुद्रगुप्त था, कैसे ये राज करता था, कैसे कहाँ कहाँ इसने लड़ाइयाँ लड़ी और कैसे ये सब जीता। तो उस पिलर को हम लोग वैसे नेमली जो नाम देते हैं हम लोग प्रयाग प्रशस्ति इसको नाम देते हैं। प्रयाग आप लोग समझ ही रहे होंगे, इलाहाबाद, तो प्रशस्ति उसी को नाम है। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है हरिसेन, और ये किससे रिलेटेड है? ये आपके समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, उसके बाद मैंने अभी बोला ना कि समुद्रगुप्त के 2 लड़के थे, रामगुप्त और देवगुप्त। तो उस टाइम पे क्या चलता था कि जो आपका बड़ा लड़का होता था तो उसी वही बाद में राजा बनता था। तो इस हिसाब से समुद्रगुप्त का बड़ा लड़का जो रामगुप्त था वो राजा बनने वाला था। ठीक है, लेकिन जो है रामगुप्त राजा बना 380 ईस्वी के आसपास ये राजा बना। इसकी शादी हुई ध्रुव देवी नाम की एक लड़की थी, उसके साथ इसकी शादी हुई। उसके बाद उस टाइम पे मैंने अभी पढ़ाए थे ना लास्ट लेक्चर में, मैंने एक डायनेस्टी पढ़ाई थी, शक डायनेस्टी, शक वंश, जो माइनर एशिया से आए थे। रुद्र सिंह तृतीय नाम का आखिरी जो राजा था वो, जिसको बाद में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने मार दिया था, तो वही ये राजा है शकराज रुद्र सिंह तृतीय। तो इसने क्या किया, ये उज्जैन वाले इलाके का राजा था, उज्जैन मालवा वाले इलाके का राजा था। तो इसने अटैक किया। अटैक करने के कारण क्या हुआ, रामगुप्त को कहते हैं कि ये उतना पावरफुल राजा नहीं था, उतने ज़्यादा लड़ाइयाँ करने की उसमें काबिलियत नहीं थी। तो इसने क्या किया, इसने कहा कि तेरे को जो भी चाहिए, यानी कि शकराज को उसने बोला कि तेरे को जो भी चाहिए तू ले जा, लेकिन मेरे को छोड़ दे, मुझे कुछ मत कह। तो इसने क्या कहा शकराज ने कि तू एक काम कर, तुम अपनी वाइफ को मेरे को दे दे। क्या होता था, राजा की वाइफ को ले जाना एक बहुत बड़ा धक्का होता था एक राजवंश के लिए। और वही इसने इससे मांग लिया कि बस तू अपनी वाइफ दे दे, मेरा काम हो जाएगा, तू पूरा बदनाम हो जाएगा, तू किसी लायक है नहीं, लोगों के भी समझ में आ जाएगा, और तेरा पूरा का पूरा इलाका मुझे जीतने के बाद में दिक्कत नहीं होगी। तो इसने ध्रुव देवी को मांगा और इसने कहा कि ठीक है तू ले जा, यानी कि रामगुप्त ने ध्रुव देवी को शकराज को भेंट कर दिया। उसके बाद जैसे ही ये खबर आपके जो उसके छोटा भाई था, कौन था अभी बताया ना मैंने, रामगुप्त और देवगुप्त, 2 लड़के थे, रामगुप्त बड़ा था, देवगुप्त छोटा था। तो इस बार ये सारी की सारी डिटेल अब किसको पता चली, देवगुप्त को पता चली। तो उसने क्या किया, उसने वहाँ पे अटैक करके शकराज की हत्या कर दी, ध्रुव देवी को मुक्त कराया और बाद में उसी से ही शादी कर ली कि अब तू क्या करेगी, अब तो इसे शादी कर ली। ठीक है, उसके बाद ये मगध वापस आया, अपने भाई रामगुप्त की हत्या करके मगध की सत्ता संभाल ली। क्यों संभाल ली, क्योंकि इसने कहा कि जो अपनी पत्नी को नहीं संभाल सका वो फिर राजकाज कैसे संभालेगा। ये बहुत ही गलत मैसेज राजा के जो आपकी प्रजा है उनके बीच में जा रहा था कि हमारा राजा इतना कमज़ोर है कि अपनी पत्नी तो को नहीं बचा पाया, तो हमारी प्रजा की जो रक्षा कैसे करेगा। तो इसके लिए ज़रूरी था कि रामगुप्त को मारा जाए। तो इसलिए क्या किया, देवगुप्त ने
रामगुप्त को मार दिया और मगध की सत्ता संभाल ली और चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से ये राजा बना। बाद में जब इसने शकराज को हराया, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था ना कि चांदी का व्याघ्र शैली का सिक्का चलवाया था। व्याघ्र मैंने बताया था ना, व्याघ्र क्या होता है ये समझना। व्याघ्र शैली का सिक्का क्या होता है, आप व्याघ्र का मतलब समझते हो? व्याघ्र का मतलब है बाघ यानी शेर। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस जीत की खुशी में, शकराज को मारने की खुशी में चांदी का एक सिक्का चलवाया जिसके एक साइड पर शेर छपा हुआ होता था। ठीक है ना, तो वही कहते थे हम लोग, चांदी का व्याघ्र शैली का इसने सिक्का चलवाया। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद इस कहा जाता है कि जो विक्रम संवत है 57 ईसा पूर्व, जो हम लोग हिंदू कैलेंडर जो हम लोग फॉलो करते हैं ना, वो विक्रम संवत होता है। ठीक है, तो वो विक्रम संवत चलाया किसने था? चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था। एग्जैक्टली कहा जाता है कि ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने नहीं चलाया था, ये कोई विक्रमादित्य नाम का उज्जैन का कोई राजा था, उसने चलाया था। क्यों? उसके बाद ये कन्फर्मली कहा नहीं जा सकता कि कौन था ये, लेकिन आप जब भी आपको पूछा जाए कि विक्रम संवत चलाया किसने था, तो आप लोग चंद्रगुप्त विक्रमादित्य नाम आएगा, उसी को ही टिक करना। उसके बाद इसकी प्रथम राजधानी कौन सी थी? यानी कि 2 राजधानियाँ इसने बना दी थी। पहली राजधानी थी इसकी पाटलिपुत्र, दूसरी राजधानी थी इसकी उज्जैनी। उसके बाद इसने 2-3 उपाधियां भी ले ली थी इस जीत की खुशी में, राजा बनने की खुशी में। विक्रमादित्य, परम भागवत आप लोग सुनते होंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही हम लोग विक्रमादित्य यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहते हैं। आप लोगों ने टीवी सीरियल्स देखे होंगे ना, विक्रम बेताल नाम का जो सीरियल आता था, तो वो विक्रम बेताल और कोई नहीं, विक्रम यानी कि विक्रमादित्य ही था। और विक्रमादित्य कौन था? यही चंद्रगुप्त द्वितीय था। ठीक है, उसके बाद इसके बहुत सारे मंत्री हुआ करते थे जिन्हें हम लोग नवरत्न कहते थे। नवरत्न यानी कि 9 मंत्री हुआ करते थे। उन 9 मंत्रियों के नाम आपको याद होने चाहिए। 2-3 मेन इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अमर सिंह है आपका। अमर सिंह ने अमरकोश नाम की एक ग्रामर की बुक लिखी थी। वराहमिरी नाम का एक बंदा था, उसने वराह संहिता और पंच सिद्धांतिका दी थी, जिसमें इसने कहा था कि सूर्य के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगा रहा है और पृथ्वी जो है उसका चक्कर लगा रही है। कुछ इस तरह की डिटेल इसने दी थी। उसके बाद सुपर इंपॉर्टेंट है आपका कालिदास। कालिदास का ये नाम मैंने गलत लिख दिया, ये महेश दास ने इसका नाम रामतनु पांडे था, इसको करेक्ट कर लेना। महेश दास एक्चुअली बीरबल का नाम था, ये गलत लिखा गया मेरे से, तो इसको करेक्ट कर लेना। कालिदास का असली नाम रामतनु पांडे था। ये पेपर में बहुत पूछा जाता है। इसको शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहते हैं, यानी कि जैसे यूरोप में शेक्सपियर ने बहुत सारी इंग्लिश की कविताएं लिखी थी ना, वैसे ही इंडिया में कालिदास ने संस्कृत में बहुत सारी आपकी कविताएं लिखी थी, जिसमें आपकी मेन आपको दिखाई दे रही होंगी, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभव, ऋतु संहार, मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीयम, इस तरह की बहुत सारी बुक्स इसने लिखी थी। तो कालिदास का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे, और इसे शेक्सपियर ऑफ इंडिया भी कहते थे। ठीक है, वैसे ही धन्वंतरी नाम का एक डॉक्टर भी था, जिसने नवनीतकम नाम की एक बुक लिखी थी। बाकियों के नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। बेताल भट्ट का आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, वही विक्रम बेताल वाला बेताल भट्ट है। ठीक है, उसके बाद एक सुपर इम्पोर्टेंट यहाँ पर इसके राज में एक बंदा था, आर्यभट्ट। आप लोगों ने सभी सुना ही होगा। इंडिया का पहला सैटेलाइट कौन सा था? आर्यभट्ट नाम का ही था। ठीक है ना, आर्यभट्ट था कौन? ये बहुत बड़ा आपका एस्ट्रोनॉमिकल, आपका मैथमेटिशियन, आपका फिजिकल साइंस का बहुत बड़ा आपका प्रोफेसर था ये। इसने बहुत सारी बुक्स लिखी, बहुत सारी चीज़ें दी, जैसे कि आपको मैं दिखाई भी दे रही होगी स्क्रीन पर कि आर्यभट्ट नाम की बुक लिखी। सूर्य सिद्धांत इसने दिया, यानी कि पृथ्वी सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाती है। त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का इसने फॉर्मूला दिया। समरूपता प्रमेय यानी कि त्रिभुज 2 ट्रायंगल हैं, इन ट्रायंगल्स में क्या क्या सिमिलैरिटी है, वो सिमिलैरिटी वाली इसने थ्योरी इसी ने दी थी। त्रिकोणमिति की आधारशिला यानी कि ट्रिग्नोमेट्री जिसे हम लोग बोलते हैं, वो इसी ने दी थी कि कैसी कैसे ट्रिग्नोमेट्री काम करती है। पॉइंट सिस्टम, दशमलव सिस्टम, डेसिमल सिस्टम हम लोग बोलते हैं ना, मैथ में पढ़ते हैं डेसिमल सिस्टम कि 10.2 हो गया, 10.3 हो गया, पॉइंट वाला सिस्टम जो इसने दिया था। शून्य सिद्धांत यानी कि कहते तो यही है कि जीरो, जो हम लोग मैथ में पढ़ते हैं ना जीरो, वो जीरो इसी ने दी थी। उसके बाद पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाना, ये भी इसने बताया था। पृथ्वी गोल है, ये भी इसने बताया था। यानी कि ये सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आर्यभट्ट, सूर्य सिद्धांत, त्रिभुज का क्षेत्रफल।
तो इसमें मेन पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि आर्यभट्टीय नाम की बुक थी, सूर्य सिद्धांत इसने दिया था, त्रिभुज के क्षेत्रफल इसने दिया था, समरूपता प्रमेय इसने दी थी, डेसिमल सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री की आधारशिला इसने रखी थी, सूर्य सिद्धांत इसने, यानी कि सभी मेन पॉइंट से कुछ छोड़ने वाला है ही नहीं, ठीक है ना। तो ये सभी आपको याद रखनी है। उसके बाद राजा बनता है कुमारगुप्त प्रथम, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का लड़का था। इसके टाइम पे दो ही चीज़ आपको याद रखनी है, दो चीज़ों में आपको महेंद्रदित्य नाम की इसने उपाधि ली थी, और सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, इसके टाइम पर नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। पेपर में डायरेक्टली बहुत आता है कि ये बताइए नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी, तो आपका कोई नहीं, कुमारगुप्त प्रथम ही था, ठीक है। ये वही यूनिवर्सिटी है नालंदा यूनिवर्सिटी जिसके बारे में मैंने बताया था, इसके बख्तियार खिलजी ने तोड़ा था। बख्तियार खिलजी कौन? वही कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति, ठीक है, याद है ना स्टोरी। बख्तियार खिलजी ने इसको तोड़ा था। नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। उसके बाद राजा बनता है उसका लड़का स्कंदगुप्त, जिसके बारे में दो ही चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरे उसके में भी आपको दूसरे वाली याद रखनी है कि हुनों का इस टाइम पर आक्रमण हुआ था। उपाधि इसने कर्मादित्य के लिए थी। उपाधि यहाँ पे इसकी उपाधि और इसकी उपाधि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बारे में आप लोग कुमारगुप्त के बारे में याद रखना कि नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी इसके टाइम पर। और दूसरे वहाँ पर आपको स्कंदगुप्त के टाइम पर आपको याद रखना है कि हुनों का आक्रमण इसके टाइम पर ही हुआ था। हुन बाद में आएंगे, जैसे शक आए थे ना वैसे ही एक बार फिर दोबारा हुन आएंगे माइनर एशिया से। उसके बाद इस गुप्त एम्पायर के बारे में कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ। इसने देवगढ़ के अंदर, जो यूपी के ललितपुर जिला है ना, वहाँ पर देवगढ़ के अंदर दशावतार मंदिर बनवाया था। दशावतार तो आप लोग समझते ही होंगे ना, भगवान विष्णु के 10 अवतार होते हैं, उन्हीं का मंदिर है यहाँ पर देवगढ़ के अंदर। बहुत पेपर में पूछाता है। अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है। सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। अजंता की गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं हैं यहाँ पर? 30 गुफाएं हैं। तो 30 की 30 में क्या है? सभी बौद्ध, भगवान बुद्ध की जातक कथाएं हैं। जातक कथाएं क्या हैं? जातक कथाएं यानी कि भगवान बुद्ध की पूर्व जन्म की, यानी पिछले जन्म की सभी कहानियां यहाँ पर लिखी हुई हैं। तो कितनी गुफाएं हैं यहाँ पर? 30 गुफाएं हैं। दूसरी एलोरा की है। एलोरा की कहाँ है? वे भी यहीं पर ही है। वहाँ 34 गुफाएं हैं। अजंता की 30 हैं। कहाँ पर है? औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट है आपका बाघ की गुफाएं, वे आपके धार मध्य प्रदेश में। दिल्ली के महरौली नाम की एक जगह है, वहाँ पर एक आयरन पिलर खड़ा हुआ है। आप लोग समझ सकते हैं कि कितना टाइम पुराना हुआ। 300 ईस्वी में बनाया हुआ पिलर आज भी वहाँ पर खड़ा हुआ है और उसके ऊपर कोई भी जंग नहीं लगा है। यानी कि आयरन का पिलर है लेकिन उसके ऊपर जंग नहीं लगा। कितने टाइम हो गए? 2021 चल रहा है भाई, 1600 साल के करीब हो गए, तो अभी तक भी इसमें जंग नहीं लगा। कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी आप लोग समझ सकते हैं। इसके टाइम पर दो चीज़ें हुई थी। विष्णु शर्मा नाम का एक आदमी था, उसने पंचतंत्र की बुक लिखी थी, जिसे बाइबल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। जैसे कि बाइबल लिखी हुई है ना, भगवान ईसाई के जो जीसस जो हैं उनके जो मतलब उन्होंने जो शिक्षाएं दी थी, उन्होंने जो अपनी बुक्स लिखी थी ना बाइबल, वैसे ही विष्णु शर्मा ने भी डिटेल्स थोड़ी इसी तरह की लिखी हुई हैं, जिसे पंचतंत्र कहते हैं। ये भी इंडिया की बाइबल कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट का पॉइंट है, 2 पॉइंट मैंने बताया ना, अजंता की गुफाएं और ये आपका फाहियान का चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आना। यानी फाहियान कौन था? 2-3 बंदे हैं। एक पहला बंदा यही है फाहियान। फाहियान नाम का एक चाइनीज़ पिलग्रिम्स था। पिलग्रिम्स का मतलब चाइनीज़ आदमी था, यात्री था, घूमते हुए वो इंडिया है। और इंडिया में उस टाइम पे रूल कौन करता था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य रूल करता था। तो ये पेपर में बहुत पूछता है कि फाहियान जब भारत में आया था तो उस टाइम पे भारत में रूल कौन करता था? वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। बाद में जब ये यहाँ से घूम फिर के वापस चाइना चला गया तो इसने वहाँ पे एक अपनी बुक लिखी जिसका नाम था फो कुओ की। याद रख लेना, फो कुओ की नाम की बुक लिखी थी। उसमें इसने लिखा था कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का इतना अच्छा जो है राज चलता है, वहाँ पे लोगों के पास इतने पैसे हैं, वहाँ पर बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, लोग चोरी नहीं करते, बड़े मज़े से लोग रहते हैं, कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं वहाँ पर। तो आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने नए फिर से टॉपिक के साथ क्लास शुरू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू क्लास।